2 अक्टूबर आरएसएस के 100 साल पूरे। लगातार हम सीरीज चला रहे हैं कि आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी, गांधी को लेकर क्या भूमिका थी, अंबेडकर को लेकर क्या भूमिका थी, सुभाष चंद्र बोस को लेकर क्या भूमिका थी, माफीनामा का क्या संदर्भ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, माफीनामा और जिन्ना के साथ जो 60 गांठ हिंदू महासभा आरएसएस की और मिलकर सरकार बनाना, ये क्या मोहब्बत था। इस एपिसोड में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सावरकर के माफीनामे की, जिन्ना और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग हिंदू महासभा, 60 गांठ की, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस की भूमिका की और सुभाष चंद्र बोस के प्रति आरएसएस का क्या रवैया था। इसमें चर्चा करेंगे। इस सीरीज का चौथा एपिसोड है। शमसूल इस्लाम साहब अमूमन जैसे रहते हैं पूरे दस्तावेज के साथ तैयार हैं, पूरा दस्तावेज भी स्क्रीन पर देखेंगे। सीधे चलते हैं शमसूल साहब के पास, उनसे आरएसएस का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। आज जो राष्ट्रभक्त देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटता फिरता है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति में उनकी क्या भूमिका थी, इसका पर्दाफाश इस एपिसोड में। स्वागत है सर। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद कि ये सीरीज आप लगातार चला रहे हैं और इसको जैसा आपने बताया हम 3 भागों में बांट रहे हैं मोटे तौर पर। नंबर 1, जो वीर हैं आरएसएस के, वो वीर की परिभाषा हमने बदलनी चाहिए क्योंकि वो उनके करतूत अगर हम अभी जानेंगे तो, और बदकिस्मती से इस देश से वो सब छुपा कर रखा गया, वो सब बताया नहीं गया और हम लोगों ने भी जानने की कोशिश नहीं की। तो उसका नतीजा ये है कि आज वो माफी वीर जो है वो वीर बन गए इस देश का। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत शर्म की बात है अगर इस तरह के वीर हो सकते हैं। तो एक तो उनके माफी नामों की बात करेंगे, वो कितने हैं कोई हिसाब किताब नहीं है। 7 के बारे में तो जानकारी है, वो 17 भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे गायब कर दिए गए, छुपा दिए गए। दूसरी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो आरएसएस का आइकन है, 2 आइकन है, बड़े सावरकर हैं और उसके बाद सावरकर के जो डिप्टी थे उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से उन्होंने गद्दारी की थी, किस तरह से उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना में भर्तियां कराई थी, किस तरह से सावरकर ने मुस्लिम लीग से बहुत पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं। तो 3 भागों में बांटकर हम करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डॉक्टर अताला जी माफी नामों पर। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बार बार बताना चाहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो माफी नामे हैं ये उनके दस्तावेजों से हैं, ये नेशनल आर्काइव्स के दस्तावेजों से हैं जो बाहर देश का हमारा अभिलेखागार है उससे है। और ये जान लीजिए कि इन्होंने जो माफी नामे लिखे, जिनके 5 माफी नामे तो जाने ही जाते हैं, सन 1911, सन 1913, सन 1914, सन 1918 और सन 1920 का। कब से मैं मांग कर रहा हूं कि सावरकर को पढ़ाया जा रहा है, सावरकर के ये 5 माफीनामे भी सिलेबस के अंदर पढ़वाए जाए और ये कंपलसरी किया जाए और सावरकर का फोटो लेके आरएसएस वाले और हिंदू महासभा वाले चौराहे पर खड़े होकर इसकी ये बांटे उसके, और उसमें क्या है इस देश को पता लगेगा। तो उसका इन दोनों खासतौर पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1913 का और सन 1920 का। सन 1913 का 14 नंबर, सन 1913 का उनका सबसे पहला है, उसको सुन लीजिए। उसको वो अंत कहां पर होता है, ये 5-6 पेज का है, ओरिजिनल आप हमारी साइट पर देखेंगे। संवैधानिक मार्ग अपनाने से भारत और विदेशों में वह सभी गुमराह युवा वापिस आ जाएंगे जो कभी मुझे अपना मार्गदर्शक मानते थे। सुन लीजिए गौर से, ये कौन कह रहा है? सावरकर साहब कह रहे हैं, मैं सरकार की किसी भी क्षमता में सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैं सरकार की किसी भी हाल में किसी भी तरह से सेवा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा धर्मांतरण, मेरा जो मन बदला है, कर्तव्य निष्ठा से हुआ है, इसलिए मुझे आशा है कि मेरा भविष्य भी ऐसा ही होगा। ये ओरिजिनल अंग्रेजी में है, वो भी मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं। आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दे लाइक।
फॉर एज माई कन्वर्जन इज कॉन्शियस सो आई होप माई फ्यूचर कंडक्ट वुड बी। मुझे जेल में रखकर जो कुछ भी मिलेगा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल सर कुछ भी मिलेगा उसकी तुलना में यानी अंग्रेजी दे, बाई कीपिंग मी इन जेल नथिंग कैन बी गॉट इन कंपैरिजन टू व्हाट वुड बी दी अदरवाइज। मुझे जेल में रखकर कुछ भी नहीं मिलेगा जो मुझे छोड़कर मिलेगा आपको। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि मेरे रास्ते पर जो गुमराह नौजवान चल रहे हैं वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। इसलिए केवल सर्वशक्तिमान ही दयालु हो सकते हैं, यानी अंग्रेज ही सर्वशक्तिमान है, दयालु हो सकते। इसलिए ये भटका हुआ बेटा, सुन लीजिए, प्रोडिगल सन, ये भटका हुआ बेटा सरकार के, अपनी माता पिता सरकार के द्वार के अलावा और कहां लौट सकता है। सावरकर साहब कह रहे हैं, आरएसएस के आइकन कह रहे हैं, वो ये हमको ये बताया जाता है कि ये जो उन्होंने माफीनामे लिखे थे ये तो छुटने के लिए लिखे थे, ये तो थोड़ा राहत जी उनकी स्ट्रेटेजी थी। ये स्ट्रेटेजी किस तरह की थी कि वो ये अच्छा ये जानना यहाँ पर ये जरूरी है कि भगत सिंह वगैरह जो अभी उनको पता नहीं है कि माफीनामा लिख रहे हैं, भगत सिंह बार बार सावरकर की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने उनकी लड़ाई की छवि है और उसी छवि को भुना रहा है सावरकर ये कह रहे हैं कि मेरे रास्ते पर चलकर जो लड़के गुमराह हो गए, भगत सिंह उसमें शामिल है, जो गुमराह हो गए वो सही रास्ते पर आ जाएंगे जब उनको पता लगेगा मैंने घुटने टेक दिए हैं तो। लेकिन अंग्रेज अभी उसको मान नहीं रहे क्योंकि अंग्रेज इनको और एड़ियां रगड़वाना चाहते हैं। फिर उनके बाद सन 1920 का जो है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 मार्च सन 1920 की, मेरे शुरुआती जीवन की उज्जवल संभावनाओं का बहुत जल्दी ही खत्म हो जाना मेरे लिए इतने दुखद अनुभव का कारण बन गया है कि इससे मुक्ति मेरे लिए इससे मुक्ति यानी मेरी रिहाई एक नया जन्म होगी और ये मेरे संवेदनशील और विनम्र हृदय को इतनी गहराई से छू लेगी कि मैं भविष्य में व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाऊंगा और राजनीतिक रूप से उपयोगी बन जाऊंगा, क्योंकि अक्सर उदारता वहां जीत जाती है जहां ताकत विफल हो जाती है। आप मुझे माफ करें, आप मुझे भीख दे दें माफी की, आप मुझे छोड़ दें और उसके बाद ये जो आप मेरे पर मुझे भीख देंगे, मुझे दान देंगे, वो आपकी ज्यादा अच्छी छवि बनाएगा। अच्छा, अब ये जरा सा समझ लें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे यार वो तो जो आपने बताया था कि स्ट्रेटेजी थी, वो तो एक रणनीति थी उसको करने का, लेकिन ये इसका नतीजा निकला। सन 1913 के बाद उसको छोड़ा नहीं उन्होंने, सन 1920 के अंदर छोड़ा, सन 1919-20 के अंदर छोड़ा, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे कि सारे देश के अंदर क्या हो रहा है ये। लेकिन इस जो उनको फायदे हुए सुन लीजिए, 50 साल की इनको सजा मिली थी, 25 साल की जो उम्र कैद मिली थी, ये केवल 9.5 साल रहे वहां पर। उस 50 साल में 9.5 साल ये काला पानी में रहे, याद कर लीजिए इसको। और उसके बाद ये 1 महीने के अंदर इनको वहां पर मुंशी बना दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने 1 महीने में जुल्म नहीं सहते, लेकिन ये जुल्म सहते सहते ये टूट गए थे और इन्होंने वहां हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया था। और इसकी गवाही कौन देगा? वहां जो इनकलाबी थे, बहुत सारे इनकलाबी थे जिन्होंने सावरकर के बारे में लिखा है कि वो जो हम आमरण अनशन करते थे उसमें शामिल नहीं हो रहे थे कि उनका ये कहना था कि हमको जो 6 महीने के अंदर एक खत मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा परिवार से, इसलिए हम शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन आरसी मजूमदार बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत प्रोलिफिक इतिहासकार हैं। आरएसएस वाले उनको भारतीय इतिहासकार कहते हैं। भारतीय इतिहासकार का मतलब होता है हिंदू इतिहासकार। जरा उन्होंने अंडमान निकोबार पर जो किताब में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद मैं सुना रहा हूं कि सावरकर के जो माफीनामे हैं ये निसंदेह संकेत देते हैं कि अंडमान में कैद ने महान क्रांतिकारी नेताओं पर एक बड़ा बदलाव लाया था और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके रवैये और क्रांति या गुप्त षड्यंत्रों द्वारा उसे नष्ट करने के उनके विचार में अमूलचूल परिवर्तन आया था। त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती ने तो साफ अपनी जीवनी में लिखा है, जेलों के अंदर 30 साल
वो बंगला, अंग्रेजी, हिंदी तीनों के अंदर है, उसके अंदर साफ लिखा है कि ये गद्दारी कर रहे थे त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती। वो बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने स्थापित की थी। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये माफी मांगने वाला, ये वो शख्स जिसको 50 साल के अंदर से जिसको 41 साल की माफी मिल गई, ये वो शख्स जिसको हिंदुत्व किताब लिखने की इजाजत दी गई, ये वो शख्स जिसने एक और अंडरटेकिंग दी थी कि मैं राजनीतिक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लूंगा, इसको आरएसएस ऑर्गेनाइज करने की इजाजत दी गई। सावरकर को हेड गवार मुंजे और एक और शख्स के साथ आरएसएस बनाने की, गोखले के साथ आरएसएस बनाने की पूरी की पूरी इजाजत दी गई। इनको बाकायदा ईसाइयों को हिंदू बनाने के कैंपेन चलाने के लिए, धर्म परिवर्तन के इनको बड़े बड़े आयोजन करने की इनको इजाजत दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को ये सूट करता था बंदा। और अंग्रेजों को वाकई में जो ये कह रहा था मैं जेल से बाहर आपकी ज्यादा सेवा कर पाऊंगा और मुझे एक बार छोड़कर तो देखिए, तो अंग्रेजों ने सही वक्त पर छोड़ा था जो इन्होंने किया था। अब जरा सा आ जाए क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? भारत छोड़ो। और ये 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के कॉल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कॉल थी, और उस कॉल के तहत ये था कि 9 तारीख से सारे देश के अंदर शुरू होगा। और उसके बाद क्या उस लड़ाई के अंदर हुआ था उसकी आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि 9, 10, 11, 12 को देश के अंदर जो सरकारी आंकड़े हैं 1000 जगह फायरिंग हो रही थी। हरियाणा और पंजाब के अंदर एयर बम्बार्डमेंट किया जा रहा था, कर्फ्यू लगा दिए गए थे, लोगों को रेंग कर चलवाया जा रहा था, उनकी पगड़ियां उतारकर उनके बाल काटे जा रहे थे, और इनकलाबी जो थे वो जला रहे थे पोस्ट ऑफिसेस, वो रेलवे स्टेशन जला रहे थे, जिसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था कि वो बिहार के लोगों को ये कह रहा है कि वो तो गुंडे बन गए थे सारे के सारे। गोलवलकर कह रहा है 42 के आंदोलन को वो अराजकता और गुंडाई से जोड़ दिया उसने। तो ये सब जो हो रहा था, इस वक्त हिंदू महासभा क्या कर रहा था? और ये हिंदू महासभा वही है जिसने आरएसएस बनवाई थी। आरएसएस वही है जो सावरकर को ये कहता था कि ये हिंदुत्व किताब लिखकर इन्होंने एक आसमानी किताब दे दी है, एक भगवान की तरफ से दी हुई किताब दे दी है हिंदुओं को संगठित करने के लिए। 1923 में हिंदुत्व जो किताब है, तो ये लोग क्या कर रहे थे इन्होंने, और मुस्लिम लीग ने मिलकर तय किया कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, उसका विरोध करेंगे और अंग्रेजों की मदद करेंगे उसके लिए। और उसके लिए क्या किया सावरकर साहब ने, जरा उनका सुन लीजिए। सावरकर साहब ने सन 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके साथ एक और घटना घट रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए हैं देश छोड़कर। वो सन 1941 में देश छोड़कर चले गए हैं, और वो आजाद हिंद फौज बना रहे हैं, और वो जर्मनी, जापान की मदद से, इटली की मदद से वो देश को आजाद कराना चाहते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने ये तय किया कि हम ये नहीं होने देंगे, और 3 अपने अध्यक्षीय भाषणों के अंदर भागलपुर, कानपुर और मदुरा के अध्यक्षीय भाषणों के अंदर जो वो कहते हैं, जरा उसको सुन लीजिए। हमारे सर्वोत्तम राष्ट्रीय हितों की मांग है कि जहां तक भारत की रक्षा का प्रश्न है, हिंदुओं को बिना किसी हिचकिचाहट के जिम्मेदार सहयोग की भावना के साथ भारत सरकार के युद्ध प्रयासों में जहां तक ये हिंदू हितों के अनुरूप हो, यथासंभव बड़ी संख्या में सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होकर तथा सभी आयुध, गोला बारूद और युद्ध शिल्प कारखानों में प्रवेश सुनिश्चित करके गठबंधन करना चाहिए। अंग्रेजों की जो युद्ध की है, जो ये है कि बाहर से कोई हमला ना कर दे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर गए हैं, वो जापान के साथ लेकर पूरब से हमला कराना चाहते हैं, वो ना कर दे, इसके लिए हम अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती कराएंगे। मैं सिर्फ यहां पर ये जोड़ना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग भी यही काम करा रहा था। 100 से ज्यादा कैंप लगाए सावरकर साहब ने, और
50 कैंप लगाए मुस्लिम लीग के लोगों ने। मुस्लिम लीग ने 50,000 से ज्यादा मुसलमान भर्ती कराए अंग्रेज सेना के अंदर। और सावरकर साहब ने भागलपुर के अधिवेशन के अंदर बताया, हमने 1 लाख हिंदू अंग्रेज सेना के अंदर भर्ती कराए हैं। उसके बाद दूसरी बात सुन लीजिए कि कांग्रेस का नारा था उस वक्त में, एक पाई नहीं एक भाई नहीं। हम जंग के लिए, ये साम्राज्यवादी जंग है, हम इसमें एक पैसा नहीं देंगे, एक भाई नहीं देंगे। ये 1-1 लाख लोग भर्ती करा रहे थे। और सावरकर सीधा बोल रहे हैं कि जापान की तरफ से हमला होने वाला है। और ये जापान की तरफ से हमला करने वाले कौन थे? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इनकलाबी सेना आनी थी। और वो आई भी और उनको उनका जो कत्लेआम किया गया, उनको हराया गया। ये सावरकर और मुस्लिम लीग ने जो हिंदुस्तानी भर्ती कराए थे, गद्दार भर्ती कराए थे अंग्रेजों की सेना के अंदर, उन्होंने मारा। ये अंडमान निकोबार के अंदर उन्होंने मारा। ये वो सेना थे जिन्होंने सिंगापुर के अंदर इनकलाबी सेना का कत्लेआम किया। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस कई बार ये कहती है, बहस के में मेरे साथ कहती थी कि अरे यार सावरकर तो अलग अलग बात कर रहे थे, सावरकर हमारे साथ थोड़ी थे। आरएसएस के जो दस्तावेज मेरे पास है उसमें यह है कि आरएसएस ने सावरकर को 100 अपने बड़े आयोजनों में बुलाया कि नौजवानों को प्रेरित करें, वो भाषण करें अंग्रेजी सेना में जाने के लिए। जो वाइसराय जनरल ने जो कमेटी बनाई उसमें हिंदू महासभा के कहने पर डिप्टी चेयरमैन हिंदू महासभा का था एक महाजन, और मुस्लिम लीग की तरफ से एक रजवाड़ा था, एक मुसलमान रजवाड़ा था, और कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश सेना के। तो ये लोग ये काम कर रहे थे। और उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई। ये भी साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद का जो अधिवेशन था, अहमदाबाद के अधिवेशन में जो पहली बार अध्यक्ष बने जनाबे आली, हमारे साहब सावरकर साहब, तो उन्होंने वहां ये कहा कि भारत में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र रहते हैं, मुसलमान और हिंदू, और ये बेवकूफ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये भारत जो है एक लड़ी में पिरोया देश है। सन 1937 में उन्होंने कह दिया। मुस्लिम लीग ने तो इसको सन 1940 में अपनाया, उन्होंने कह दिया। यहीं पर नहीं रुके ये, इन्होंने सरकारें चलाई सिंध के अंदर, इन्होंने सरकारें चलाई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, इन्होंने सरकारें चलाई बंगाल के अंदर। जो सरकार थी मुस्लिम लीग की, उस सरकार में वो प्राइम मिनिस्टर कहते थे उसको, चीफ मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जो था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी प्राइम बंगाल प्रोविंस का, वो श्यामा प्रसाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। और उसको जिम्मेदारी दी गई थी, होम मिनिस्टर भी था, उसको जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए जी, उसका दमन करने के लिए जी। ये उसने जो खुद अपने आप लिखा है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने अपनी डायरी लिखी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अपनी डायरी में क्या लिखा है, उसका नाम है लीव्स फ्रॉम अ डायरी। हाँ जी, सुन लीजिए जरा, हिंदी अनुवाद किया है मैंने उसका। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने का काम किया है इसने। ये आरएसएस वाले इसको बोलते हैं हिंदू धर्म का और हिंदुत्व का बड़ा और आइकन जी। अब मुझे उस स्थिति के बारे में बात करनी है जो कांग्रेस द्वारा छेड़े गए व्यापक आंदोलन के मद्देनजर पैदा होगी। युद्ध द्वारा, विश्व युद्ध के दिनों में जो भी आम लोगों की भावनाओं भड़काने की कोशिश करेगा, जिस बड़े पैमाने पर दंगे और असुरक्षा फैले, उसका हर हाल में सत्ताधारी सरकार द्वारा प्रतिरोध करना ही होगा। ये चिट्ठी लिखी उसने अंग्रेज गवर्नर को जुलाई 26, 1942 को, और खुद रिप्रोड्यूस किया अपनी डायरी के अंदर कि देखिए मैंने अंग्रेजों की कितनी सेवा की। और उसके बाद सुन लीजिए, वो लिखता है एक और जगह
प्रश्न यह है कि बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन से कैसे निपटा जाए। राज्य का शासन उस तरह चलाया जाए कि कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंदोलन बंगाल में कदम जमाने में कामयाब ना हो सके। हमारे लिए, विशेषकर उत्तरदायी मंत्रियों के लिए, जनता को यह समझाना संभव होना चाहिए कि आजादी जिसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है वो पहले से ही जनप्रतिनिधियों को प्राप्त है। यानी अंग्रेजों को भेजने की जरूरत नहीं है। हम जो सरकार में है, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे हैं, हम पहले से ही आजाद हैं। कुछ मामलों में आपातकालीन हालात की वजह से यह सीमित हो सकती है। भारतीयों को अंग्रेजों पर भरोसा करना चाहिए, ब्रिटेन के वास्ते नहीं, इसलिए नहीं कि इसके ब्रिटेन को कुछ फायदा होगा, बल्कि बंगाल प्रोविंस की आजादी और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। अंग्रेजों का यहाँ आना जो है वो वेलकम है। उनकी वजह से हमको आजादी हासिल हुई है, उनकी वजह से हमको बहुत कुछ मिला है, इसलिए अंग्रेजों का यहाँ रहना जरूरी है। अंग्रेजों की दलाली कर रहा है सावरकर, अंग्रेजों की दलाली कर रहा है। और ये कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आलोचक नहीं बोल रहे हैं, सावरकर के आलोचक नहीं बोल रहे हैं, ये सारे के सारे उनके दस्तावेजों से मैं आपको साथी में आपको बता रहा हूं। तो इसको प्यारे दोस्तों समझिए, इसको जानिए, और किस तरह से गद्दारी की, किस तरह से मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाई, किस तरह से हिंदू मुसलमान कराकर, लोहिया साहब ने साफ लिखा है, अपने समाजवादी नेताजी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने, कि हिंदुत्ववादियों ने, सावरकर और आरएसएस ने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि हिंदू और मुसलमानों का साथ रहना असंभव हो गया। उन्होंने गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन किताब उनकी पढ़ने लायक जरूरी है। तो ये गद्दार हैं, ये इस देश के लिए क्या कहेंगे, श्राप है। इन्होंने इस देश को ये विभीषिका प्रस्तुत की है, ये देश के लिए हॉरर है। और बदकिस्मती से इस देश की सरकारों ने, जो गैर भाजपाई सरकारें, उन्होंने इन सारे दस्तावेजों को जनता के बीच में सामने किया ही नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हेडगेवार ने भी कांग्रेस का नमक खाया था, सेंट्रल प्रोविंस के जनरल सेक्रेटरी थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस के आंदोलन को दबा रहे थे, अंतरिम सरकार में वो भी मंत्री बने थे। ये सब जानना बेहद जरूरी है। बहुत शानदार बातचीत हुई शमसुल साहब के साथ। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।